बलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां 3 बुजुर्ग आदमी रहते थे, रामू काका, भीम चाचा और हरिराम दादा। ये तीनों बचपन से दोस्त थे। ये पहाड़ी इलाका था जहां अक्सर बिजली चली जाती थी। गर्मी का महीना चल रहा था। एक शाम तीनों दोस्त चौपाल में आकर बैठे और बातें करने लगे। अरे रामू काका, कैसी चल रही है जिंदगी? सब ठीक ठाक? बस चाचा, जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। सुबह उठकर थोड़ी खेती की देखभाल, फिर चौपाल में बैठना, यही हमारी दिनचर्या रह गई है। हाँ, और याद है काका वो पुराने दिन जब हमारी ताकत ऐसी थी कि पहाड़ पर भी दौड़ जाते थे, मेले में मिठाइयां खाना, रात को ढोल नगाड़े सुनना। क्या जमाना था। बिल्कुल चाचा, अब तो उन दिनों की याद ही रह गई है। जवान उम्र की चहल पहल अब बस कहानी बनकर रह गई है। सही कहा, लेकिन आज तो कुछ अलग होना चाहिए। अरे कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। शाम हो रही है, हवा भी चल रही है, ऐसे में कहानी का मजा दुगुना हो जाएगा। अब हमारे पास काम भी तो नहीं है कहानी सुनने सुनाने के अलावा। तुम एक ऐसी कहानी सुनाओ कि रूह कांप जाए। ठीक है, तो सुनाता हूं एक कहानी, और ध्यान रखना ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये सच्ची घटना है। भीम चाचा और हरिराम दादा चुप होकर आगे झुक गए, जैसे हर शब्द पकड़ लेना चाहते हों। रामू काका कहानी शुरू किया। सोनापुर नाम के शहर में शुभम अपने माँ पापा के साथ रहता था। वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क के पद पर काम करता था। अब उसकी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि जब भी वे शुभम के लिए कोई लड़की देखने जाते, शुभम हर बार मना कर देता था। वह सोचता था कि शहर की लड़कियां संस्कारी नहीं होती। अगर उसे गांव की कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो वह शादी कर लेगा। उसकी मां गृहिणी थी और उसके पिता मदनपुर नाम के छोटे से गांव में स्कूल के शिक्षक थे। उस गांव में उनकी बहुत इज्जत थी और सभी लोग उन्हें मास्टर जी के नाम से मानते थे। एक दिन जब शुभम बैंक जाने के लिए निकल रहा था, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कल तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, एक बार उसकी फोटो देख लो। शुभम गुस्से में, अगर वो शहर की लड़की है तो रहने दो, मुझे पसंद नहीं। कब तक ऐसे कुंवारा बनकर रहोगे बेटा? हमारी उम्र हो चली है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अगर तुम शादी कर लोगे तो हम अपने अंतिम समय में पोता पोती को देख पाएंगे। देखो माँ, मैं साफ कह रहा हूँ, अगर मेरी शादी करवानी है तो किसी गांव की लड़की देखो जो संस्कारी हो और मेरे साथ साथ तुम्हारा भी ख्याल रखे। शुभम यह कहकर बैंक के लिए निकल गया। तब उसकी मां जाकर शुभम के पापा को सब कुछ बताती है। शुभम के पापा थोड़े चिंतित होते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर शुभम के पिता भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब वे रास्ते में जा रहे होते हैं तो मदनपुर गांव के एक किसान से उनकी मुलाकात होती है। किसान पूछता है, मास्टर जी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके चेहरे पर थकान सी दिख रही है, क्या हुआ है? मुझे बता सकते हैं? देखो भाई, मेरे बेटे के लिए एक लड़की चाहिए। उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। मैं सोच रहा था, क्या तुम्हारे गांव में कोई ऐसी लड़की है जो संस्कारी हो और अच्छे संस्कार वाले परिवार से हो? नहीं मास्टर जी, हमारे गांव में तो कोई ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन हमारे रिश्तेदार का गांव है गोपालपुर। वहां एक लड़की है, बहुत अच्छी और संस्कारी। पर दिक्कत यह है कि हमारे गांव और गोपालपुर के बीच एक बहुत बड़ा जंगल है। लोग कहते हैं उस जंगल में कोई साया घूमता है। रात में तो ऐसा लगता है मानो कोई वहां मौजूद हो, लेकिन डर तो तब लगता है जब दिन में भी वहां जाने पर अजीब सी छाया दिखती है। मास्टर जी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। वह कहते हैं, अरे भाई, क्यों तुम इतना डर रहे हो? भूत प्रेत के नाम पर कुछ भी नहीं होता, बस ये तुम लोगों ने गांव में बातें फैला रखी हैं। फिर वे कहते हैं, तुम मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बताओ। तुम क्या कह रहे थे कि वह लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है, बताओ। किसान बताता है, राधा नाम की एक लड़की है, वह बहुत संस्कारी है। अभी अभी उसने ग्रेजुएशन पूरी की है। अगर तुम चाहो तो मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। मास्टर जी किसान से कहते हैं, अरे तुम जाओ, उनसे बात करो।
हमारे बारे में बताओ, और जैसे हमारे बेटे को चाहिए था वह लड़की वैसे हमें मिल गई है। अब क्या चिंता की बात है? जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ, उनसे बात करो और मुझे सूचित करना। यह कहकर मास्टर जी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब मास्टर जी स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में फिर से वही किसान मिल जाता है। किसान कहता है, मास्टर जी, मैं उनकी घर गया था, सबको आपके और आपके परिवार के बारे में बताया। उन्होंने सब कुछ जानकर आपके बेटे को अपनी लड़की देने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने लड़की की कुछ फोटो भी मुझे भेजी हैं। यह लो। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ठीक है भाई, चलो मैं घर चलता हूँ, अपने बेटे को बताऊंगा और सब कुछ हो जाने के बाद शादी करवा दूंगा। यह कहकर वे चले जाते हैं। आखिरकार शुभम और राधा की शादी हो गई। राधा बहुत ही अच्छी थी, वह काम भी अच्छा करती, शुभम के माँ बाप का ख्याल भी रखती और शुभम का भी ख्याल रखती। लेकिन जब रात हो जाती थी तो उसकी हरकतें कुछ अजीब हो जाती थी, जैसे कि अचानक से बिस्तर से उठ जाना। रात को जब 12 या 1 बजे होंगे, अचानक से बिस्तर से उठकर बाहर चले जाना। कभी कभी अचानक से 2-3 बजे उठकर रात को अपने आप रोना। ऐसी ऐसी हरकतें करती। शुभम चिंतित होकर, राधा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? राधा थोड़ा धीमे और झिझकते हुए, नहीं जी, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा तबीयत खराब है। आप चिंता मत करो, सो जाओ। कुछ रात तक राधा अच्छे से सोने लगी। उसके जो हरकतें थीं वह कम होने लगी, लेकिन कुछ रात बाद फिर से वही हरकतें दोबारा होने लगी। शुभम बहुत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। फिर कुछ दिन बाद राधा ने बहुत रो रो के कहा, मुझे मेरी माँ के घर जाना है, मुझे मेरे गांव की याद आ रही है। शुभम ने कहा, ठीक है, अभी सो जाओ, कल सुबह होते ही हम तुम्हारे गांव चले जाएंगे। सुबह होते ही शुभम और राधा गोपालपुर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे गोपालपुर पहुंचे तो शुभम ने राधा के पापा से पूछा, पापा, राधा के साथ क्या हुआ है? वह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही है? अचानक से बिस्तर से उठ जाती है, रात को अचानक रोने लगती है, ये सब क्या हो रहा है? ये बातें राधा चुपचाप सुन रही थी। तब राधा के पापा ने कहा, कुछ तो होगा बेटा, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही होगी। इस तरह के अजीब और अचानक बदलते व्यवहार का कारण अक्सर तबीयत खराब होना या मानसिक अस्वस्थता हो सकती है, जिससे बच्चा या व्यक्ति बेचैन या उदास हो जाता है। फिर राधा के पापा कहते हैं, ये सब छोड़ो बेटा, देखो शायद उसे अपने हम लोगों की याद आ रही थी या गांव की याद आ रही थी, शायद इसलिए ऐसे व्यवहार कर रही होगी। फिर कहते हैं, चलो ये सब छोड़ो, खाना खाने चलते हैं। और दोनों खाना खाने चले जाते हैं। फिर रात हो गई और सब लोग खाना खाकर सो गए। राधा भी सो गई, लेकिन शुभम के मन में यह सवाल चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 1 बज गए। उसे थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने देखा कि राधा की नींद अचानक से खुल गई और वह धीरे धीरे घर के बाहर बढ़ने लगी। यह देखकर शुभम बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब शुभम राधा के पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि बाहर एक साया खड़ा है। राधा भी उस साये के पीछे जाने लगी। शुभम दूर से खड़े होकर देखता रहा कि राधा और वह साया क्या कर रहे हैं। उसके मन में यह भी चल रहा था कि वह जाकर उन्हें रोक दे, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की चिंता हो रही थी कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा किया और राधा को कोई नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह वहीं छुपकर देखने लगा। फिर राधा उस परछाई से बात करके अपने घर लौट आई। ये सब देखकर शुभम राधा के पीछे पीछे आने लगा। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि राधा बिस्तर पर सोई हुई थी। उसने सोचा कि यह सच में राधा ही थी या कोई और। ये सोचते सोचते सुबह हो गई। जब सुबह हुई, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन शुभम को रात की बातें याद आ रही थी। वह सोच रहा था, कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था। उसने मन में सोचा
क्या मैं पूछूं? क्या मैं राधा से पूछूं कि कल रात वह कहां गई थी? फिर सोचकर शुभम अपने मन में विचार करता है, अगर मैं उससे पूछूंगा और अगर उसे सच में कुछ पता नहीं होगा तो वह बिखर जाएगी। यह सोचकर वह चुप रहता है। वह पूरे दिन उसी बात के बारे में सोचता रहता है। रात में क्या हुआ था? न खाने पर उसका मन लगता है, न नींद ठीक से आती है। बस वही सवाल उसके मन में घूमता रहता है। आखिर कल रात हुआ क्या था? देखते देखते सुबह से शाम हो गई। आसमान में काले बादल घिरने लगे और बिजली कड़कने लगी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। बूंदें छत पर गिरती रहीं, हवा में ठंडक बढ़ती गई और शुभम खिड़की से बाहर देखता रहा, मानो हर बूंद में वही रात का जवाब छिपा हो। बारिश के कारण गांव में बिजली नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ आसमान में बिजली की चमक कभी कभी उस सन्नाटे को तोड़ देती और बारिश की आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी। कहीं दूर कुत्तों भौंक रहे थे, उल्लू की आवाज थी। राधा शुभम के पास आई और पुकारने लगी। शुभम। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, बारिश के शोर में डूब सी रही थी। शुभम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी और चिंता थी। वह बोला, राधा तुम। क्या हुआ जी? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कोई बात है क्या? मुझे बताइए। उसकी आंखों में सच्चाई और समझदारी थी, जो शुभम के मन के उलझे सवालों को थोड़ा सा शांत करने लगी। शुभम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलने लगा। कुछ नहीं राधा, सब कुछ ठीक है। चलो खाना खाने चलते हैं। यह कहकर उसने अपना मन थोड़ा हल्का किया और राधा का हाथ थामकर उसे घर की तरफ ले गया। खाना खाने के बाद सब सो गए थे। रात के करीब 1 बज रहे थे और अभी तक बारिश हो रही थी। फिर अचानक शुभम को बाहर से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुकार रहा हो, राधा राधा। यह सुनकर शुभम उठ गया और बाहर चल दिया, लेकिन बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ देखा, फिर से चलने जैसा साया दिखाई दिया और राधा उस साया के पीछे जा रही थी। ये देख शुभम ने ठाना लिया कि आज जो भी हो, ये क्या है, मुझे पता करना होगा। वह सोचकर राधा के पीछे पीछे चलने लगा, राधा को बचाने के लिए। जब शुभम जंगल के पास पहुंचा तो राधा गायब हो गई। बस एक साया वहां से गुजर रहा था। फिर वह जंगल की तरफ गया। जंगल में चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कड़क कड़क आवाजें आ रही थी, बिजली चमक रही थी और चारों ओर बारिश हो रही थी। धुआं धुआं सी हवा चल रही थी। ये देखकर शुभम को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा, राधा कहाँ गायब हो गई? फिर अचानक चारों तरफ अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आकर बोल रहा हो, राधा को मार दूंगी। यह सुनकर वह घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? राधा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम राधा को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। चारों तरफ चिल्लाने की आवाजें उसकी कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। यह सुनकर उसे बहुत डर लगने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह संभल नहीं पा रहा था। फिर वह घर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर जम गया हो। तभी किसी ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए और कहा, कहाँ भाग रहे हो? कल रात मेरा पीछा क्यों किया था? मैंने सब कुछ देख लिया तुम्हें। यह सुनकर शुभम डर के मारे कांप उठा और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करेगा। फिर किसी ने कहा, तुम जितना भी कोशिश करो राधा को बचा नहीं पाओगे। मैं राधा की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर शुभम का दिल दहल गया। फिर शुभम किसी तरह उस चुंगोल से निकल गया और घर की तरफ जोर जोर से दौड़ने लगा। जब वह घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। राधा सोई हुई थी और उसके माँ बाप भी सो रहे थे। यह देखकर शुभम बहुत डर गया। वह धीरे धीरे जाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही सुबह हो गई